हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको अकाउंटेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज या उसकी प्रिपरेशन, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस, डिस्कशन और एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज हमारा ये अकाउंटिंग सीरीज का 4th लेक्चर है। अकाउंटिंग सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑडिट के एमसीक्यू ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखा है हमने। 4 या 5 लेक्चर ऑडिट के एमसीक्यू प्लेलिस्ट में डाल रखा है। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट है। मैं बता दूं कि हम एक वीडियो सीरीज पे काम कर रहे हैं और उस वीडियो सीरीज में बेसिक जो कंटेंट होगा वो होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि जो पास्ट ट्रेंड्स, पास्ट रिसर्च जो हमें बोलती है, उस बेस पे जो कॉमर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंटेंट एग्जाम, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट में, उन्हीं क्वेश्चंस का एक समराइजेशन करके हम एक वीडियो सीरीज क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियोस यूजफुल लगते हैं, अगर नए हो तो एक बार चैनल को विजिट करो, वीडियोस देखो। अगर वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, विदाउट लाइक मत जाया करो। आज हमारा 4th लेक्चर है अकाउंटिंग सीरीज का। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बट मैं आपको बता दूं कि हम एक्चुअल में इस सीरीज पे काम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बिकॉज अभी तक किसी भी यूट्यूब या किसी भी कोचिंग सेंटर ने इस पे काम नहीं किया है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। बट जो पास्ट ट्रेंड और रिसर्च जो स्टडी हमें बोलती है, उस बेस पे हम, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ड्यूली बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ हम डालने वाले हैं। लाइक मैं आपको बोल दूं कि इंड एएस से डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अगर इंड एएस आ रहा है एग्जाम में तो इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक नाम पूछा जाएगा या नंबर पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का नाम पूछा जाएगा या नंबर पूछा जाएगा, या फिर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका नाम या नंबर पूछा जाएगा। तो 1 2 3 क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गए। एक इनकम टैक्स से, जीएसटी से, यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो। जब आप एक एक क्वेश्चन को हिट करोगे ना, तब जाके आप वो एक वैकेंसी को ले पाओगे। यानी वो सरकारी नौकरी का टैग लगाने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को हिट करना पड़ेगा। और आपकी ये गलतफहमी मैं एक बार दूर कर दूं कि सिलेक्शन 80% या 90% उन्हीं लोगों का होगा जिनका फर्स्ट पेपर तैयार है। लाइक अकाउंटेंट एग्जाम वाला पेपर तैयार है, ये कॉमर्स वाला सेक्शन तैयार है, कंप्लीट तैयार है। क्योंकि जो सेकंड वाला है उसमें कंपटीशन एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे के सारे महारथी बैठे हैं। राजस्थान जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो भी है इंग्लिश, ये सब में महारथी बैठे हैं सारे के साथ। वो आपका डिसीजन मेकिंग फैक्टर क्रिएट नहीं करेगा। जिनकी वो स्ट्रांग है उनकी कहीं ना कहीं कॉमर्स लैक है, और जिनकी कॉमर्स स्ट्रांग है और उनकी दूसरा साइड लैक है। और आपको एक और बता दूं, इस एग्जाम को भरने वाले लोगों की संख्या है, जो नंबर है, जो काउंट है, उसमें अब इजाफा हो गया है, यानी इंक्रीमेंट हो गया है। और इसमें इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि नॉर्मल जो जिनकी कॉमर्स स्ट्रांग होती है, लाइक सीए, सीएस, सीएमए, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस इंटर, ये सारे बच्चे भी, ये सारे स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में अब उतर चुके हैं। और ये नाना करते करते भी 60 में से 40-45 क्वेश्चन ठीक कर जाते हैं कॉमर्स के। और अगर उधर से थोड़ा बहुत ठीक कर दिया इन्होंने अच्छा खासा, तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए अब आपको ऑलमोस्ट डबल मेहनत करने की जरूरत है, हर क्वेश्चन को हिट करने की जरूरत है। सॉरी मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है। तो आपका बढ़ते हैं हमारी अकाउंटिंग सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ asset valuation, allocation of cost of the asset over the period of its life, verification of assets या increasing और decreasing the value of assets। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर है, आपको खुद को जवाब देना है तो आप दे सकते हैं इस ऑडियो को म्यूट करके। बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा ही। आंसर है इसका बी, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। कॉस्ट को अलोकेट करना असेट्स की लाइफ के पीरियड के ऊपर, मतलब कितनी उसकी लाइफ है उतने में इसको अपॉर्शनमेंट करना, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, इन केस द डेप्रिशिएबल असेट आर रिवैल्यूड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। अगर डेप्रिशिएबल असेट रिवैल्यूड होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द असेट, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द असेट या रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। इसका आंसर होगा द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल कॉज फॉर डेप्रिसिएशन। इंटरनल कॉज कौन सा है डेप्रिसिएशन का? वियर एंड टीयर, डिप्लीशन और एग्जॉशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इंटरनल कॉज, वियर एंड टीयर तो होता है इंटरनल कॉज, डिप्लीशन और एग्जॉशन ये भी होता है इंटरनल कॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब किए हैं? ऑप्शंस आर स्ट्रेट लाइन एंड एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड एंड डबल डिक्लाइनिंग मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या प्रोडक्शन आर एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो इसका आंसर है इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, गुडविल, लैंड, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स या बोथ बी एंड सी।
तो दोस्तों आप सबको पता है लैंड पे हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती है, इसको एक्सेप्शन माना गया है डेप्रिसिएशन में। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट्स पे लगता है, ना कि करंट एसेट्स पे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, तो इन्वेंट्री पे भी नहीं लगेगा और लैंड पे भी नहीं लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ड्यू टू। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है पुराना होना, ऑब्सोलीट होना, ठीक है ना, पुराना होना। ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइनिंग द वैल्यू ड्यू टू फिजिकल वियर एंड टियर, फ्लक्स ऑफ टाइम, फॉल इन मार्केट प्राइस, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से सुनना, बिकॉज आगे एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो इसी से थोड़ा सिमिलर रिलेट करेगा। ऑब्सोलेंस किस वजह से होता है? डिक्लाइनिंग इन वैल्यू ड्यू टू, इसका आंसर है डी, इनोवेशन एंड इन्वेंशंस की वजह से ऑब्सोलेट हो जाती है। लाइक टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। अभी विंडोज़ 11 आ गया, विंडोज़ 10 आ गया, तो विंडोज़ 9 पुराना हो गया। 11th जनरेशन आ गया तो 10th जनरेशन पुराना हो गया। ऐसे करके और टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है तो उसको ऑब्सोलीट करा जाता है, मतलब ऑब्सोलेंस बोला जाता है उस चीज़ को। तो ये इनोवेशन और इन्वेंशंस की वजह से ही ये सब कुछ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू। डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है एंड ऑफ द ईयर? बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज फॉर डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल कॉज, पहले हमने इंटरनल कॉज भी देखा था, अब एक्सटर्नल कॉज पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऑब्सोलेंस, टाइम एलिमेंट, अबनॉर्मल अकरेंस या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दूंगा ऐसा, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है, आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ए, ऑब्सोलेंस की वजह से। एक्सटर्नल कोज क्या होता है? ऑब्सोलेंस, इनोवेशन और इन्वेंशंस। अपन ने ऊपर देखा था कि उस वजह से डिक्लाइन होता है इसमें, ऑब्सोलेंस में। अगला क्वेश्चन है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस, एन इनकम, एन अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप मुझे दे, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको आपको आंसर करने के लिए बोला है। अगर आप इसका कमेंट में आंसर देते हैं तो मुझे ये भी पता चलेगा कि आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला। या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और पूछे जाएंगे जिनको आप जल्दी जल्दी करना है आपको, और बहुत ही हैंडफुल तरीके से आपको करके बताना है उनको। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 8,90,000, फ्रेट एंड कार्टेज 7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, इंश्योरेंस चार्जेस 20,000, रेजिडियल वैल्यू इज 40,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमारे सब कुछ चीज़ें काम में आने वाली है। अब आप देखिए क्या क्या आने वाला है। सब कुछ चीज़ों में एक चीज़ नहीं आएगी काम में। अब आपको मैं वैसे बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो, और अगर आपको आता है तो एक बार करने की कोशिश करना, फिर आंसर सुनना। देखिए परचेस प्राइस में जो सारी कॉस्ट जुड़ती है जो उस प्रोडक्ट से रिलेट करती है, रिलेट जो नहीं करती, जो एक्स्ट्रा में लगाई गई है, वो कॉस्ट नहीं जुड़ती है। बाकी फॉर्मूला हमारा वही है, जो भी कॉस्ट होती है उसकी माइनस रेजिडियल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्ट की, मशीन की। 8,90,000 में फ्रेट एंड कार्टेज ऐड कर दो 7,000, उसके बाद ऐड कर दो 30,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस 20,000। ये देखो इंश्योरेंस हम करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, इच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मशीन के ऊपर कि मशीन तैयार हुए या नहीं हुई। इंश्योरेंस चार्जेस एडिशनल चार्जेस है जो सेफ्टी के लिए कराए जाते हैं, तो इंश्योरेंस चार्जेस हम ऐड नहीं करेंगे मशीन की कॉस्ट में। तो टोटल मशीन कॉस्ट हमारी हो गई है 8,90,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000, तो ये हो गई है 9,27,000। उसमें से रेजिडुअल वैल्यू 40,000 माइनस कर दो, फिर बचता है 8,87,000। उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी 5 साल से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 177,400। ए इसका आंसर है दोस्तों, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन ऑफ ए 10-year लीज इज बेस्ड ऑन द मेथड इज बेस्ड डन ऑन द मेथड WDV, SLM, एन्युटी मेथड, बोथ A एंड B। तो 10 years लीज के ऊपर अपन बेस्ट डन ऑन द मेथड, कौन सा बेस्ट मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें बेस्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, B इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिनल कॉस्ट 1,50,000, रेजिडियल वैल्यू 10,000, डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd year 10% अंडर WDV मेथड।
थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन पूछा है WDV मेथड में। तो जब WDV मेथड लग रहा है तो रेजिडियल वैल्यू का कोई भी काम नहीं है इसमें। इसका मतलब होता है कि आप वो परसेंटेज लगाते जाओ और जो घटी हुई परसेंटेज जो बची है, जितना अमाउंट बचा है, उस पर दोबारा वो परसेंटेज लगा दो। लाइक 1,50,000 का 10% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का हो गया 15,000, यानी फिर बचेगा 1,35,000। तो सेकेंड ईयर का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,35,000 पे 10%, तो उस पर 10% और डिक्रीज कर दो, तो वो हो जाएगा 13,500 डिक्रीज कर देंगे सेकेंड ईयर का। तो फिर जो अमाउंट बचेगी वो है 1,21,500। ये अमाउंट है जो थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए काम में आएगी। इस पे लगाएंगे 10%। अगर यहाँ पे पूछता कि WDV वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर, तो हम बोल देते हैं 1,21,500, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला है तो हम 10% लगा देंगे 1,21,500 पे। 1,21,500 का 10% हो गया 12,150, यानी 12,150 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स द डिप्लेशन मेथड इज अडॉप्टेड? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल या वेस्टिंग असेट्स लाइक माइंस एंड क्वेरीज? गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी, वेस्टिंग असेट्स लाइक माइंस एंड क्वेरीज। जिसने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाला टॉपिक पढ़ रखा है, वो डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कंफ्यूज करना होता है ना तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग को याद नहीं रहते ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बिकॉज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में क्लियरली मेंशन्ड है टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, और उसमें किस किस के ऊपर क्या क्या लगता है, तो इसमें ये हाईलाइटेड है, वेस्टिंग असेट्स लाइक माइंस एंड क्वेरीज। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ एन असेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या बुक वैल्यू? इसका आंसर हो जाएगा बुक वैल्यू, यानी डी इसका आंसर है, बुक वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख, ध्यान से पढ़ना, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, लाइफ है 5 ईयर्स, रेजिडियल वैल्यू है 2000, if the depreciation for the fourth year as per straight line method SLM is 19,600, then the rate of depreciation per annum is? देखो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लगेगा तो हर साल ही 19,600 लगेगा, इसमें कोई फोर्थ ईयर का कोई लेना देना नहीं है अपने, ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख में से 2,000 माइनस करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 19,600 आएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अपन को सीधा सीधा देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 20,000 आया, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करके 20% निकाल सकते हो आप। कॉमन सेंस यूज करना है आपको, सिंपली कॉमन सेंस यूज करना है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों 19,600 है, ये 19,600 डेप्रिसिएशन लग रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लग रहा है? 1 लाख में से 2,000 रुपये अपन ने माइनस किए उसके बाद लग रहा है, ठीक है, 19,600। तो कितने पे लग रहा है? 98,000 पे। तो 19,600 डिवाइडेड बाई 98,000 इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम निकल के आ जाएगा, दैट इज 20%, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। हम आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं अभी और है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी है। आज मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने। तो अभी पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, यानी बुक्स से मेंटेन करने वाले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो अगर वीडियोस अभी तक यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इसी चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 15 क्वेश्चंस ही मैं कुछ बुक्स से आपको प्रिपेयर कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है बुक्स का, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज या ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स अदर देन गुड्स। परचेज बुक किसके काम में आती है? सबसे पहले परचेज अकाउंट हम यूज ही तब करते हैं जब हम गुड्स परचेज करें। अगर कुछ मशीनरी या फिर फिक्स्ड एसेट परचेज करें तो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का नाम यूज करते हैं, तो गुड्स के लिए यूज करते हैं। और परचेज बुक तब यूज होती है जब क्रेडिट परचेज करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन है, गुड्स बॉट फ्रॉम मिस्टर पी, द पेमेंट फॉर विच इज ड्यू आफ्टर ए मंथ इज एंटर्ड इनटू। यानी देखो पी से हमने गुड्स परचेज किए हैं और जिसका पेमेंट अभी बाद में मिलने वाला है, यानी क्रेडिट पे लिए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था परचेज बुक में हम ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को डालते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, परचेज बुक। अगला क्वेश्चन है, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस सेंट आउट, क्रेडिट नॉट सेंट आउट या डेबिट नॉट रिसीव्ड। सेल्स बुक में एंट्री के लिए, रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज किया जाता है? वो होता है इनवॉइस्ड सेंट आउट। बी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज बी।
अगला क्वेश्चन है ए डेबिट नोट इशूड टू ए क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस इज टू बी रिकॉर्डेड इन। मतलब देखो मैं बताऊं, बायर है ना, बायर जब गुड्स को रिटर्न करता है ना तो डेबिट नोट इशू करता है। वैसे ही हमने किसी से गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, अब हम उनको रिटर्न कर रहे हैं तो हम एक डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा, अगले हम ऑप्शंस देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए डेबिट नोट इशूड टू ए क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस इज टू बी रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर या फिर परचेज रिटर्न बुक। तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी, परचेज रिटर्न बुक, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने जो परचेज किया था उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ फिक्स्ड असेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या सेल्स ऑफ गुड्स। तो ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर परचेज रिटर्न बुक पढ़ा, वो क्यों पढ़ा, क्योंकि क्रेडिट पे हमने गुड्स खरीदे थे और उसको हम डेबिट नोट इशू किया था। अब यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न बुक किस चीज काम में आती है, तो इसका आंसर है सी, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेजर, जर्नल प्रॉपर या बैलेंस शीट। इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्नल प्रॉपर। अगला क्वेश्चन है कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी जनरल एंड लेजर, लेजर अकाउंट या नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा बी, सब्सिडरी जनरल एंड लेजर। कैश बुक सब्सिडरी जनरल एंड लेजर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैश बुक इज ए फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, जनरल, लेजर या ऑल ऑफ द अबव। तो कैश बुक इज ए फॉर्म ऑफ सी, लेजर। अगला क्वेश्चन है कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सॉरी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं है, मैंने फोर्थ ऑप्शन शायद डाला भी नहीं या एलिमिनेट हो गया, पता नहीं, बट हाँ इसी में इसका आंसर है, तो आप इसी में आंसर दे दो एक बार के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कैश बुक रिकॉर्ड करता है ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अगला क्वेश्चन है कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या ऑल द अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहले कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है वो हमने देखा था, अभी ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है सी, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। बट कैश बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करता, तो देखो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं करता, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं करता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करता। तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबाउट ट्रांजेक्शंस। अगला क्वेश्चन है सिंगल कॉलम कैश बुक में शो ओनली ए डेबिट बैलेंस, ओनली ए क्रेडिट बैलेंस, आइदर डेबिट और ए क्रेडिट बैलेंस, नाइदर डेबिट नॉट क्रेडिट बैलेंस। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या शो करती है, देखो कुछ भी शो कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अगला क्वेश्चन है ए कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक या पेटी कैश बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थ्री कॉलम कैश बुक। गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका कॉमर्स स्ट्रांग होगा, जिनका ये कॉमर्स वाला पार्ट स्ट्रांग होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 60% वेटेज आपके कोर्स में इसी का है। तो 80 to 90% जो सिलेक्शन लेके जाएंगे वो वही बच्चे लेके जाएंगे जिनका 60 में से 50 क्वेश्चन ठीक हो रहा है। और मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम कट ऑफ मैक्सिमम रही थी 107, 107 आउट ऑफ 200। तो आप इस बार है ना कम से कम 15 to 20 मार्क्स का एज लेके चलो, बिकॉज लास्ट टाइम लोग अनअवेयर थे, इस चीज़ से अनअवेयर नहीं थे, कंपटीशन कम था, लेकिन अब कंपटीशन भी बढ़ गया है, अवेयर भी है लोग और बहुत से महारथी मैदान में उतर चुके हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, लाइक CA, CS, CMA पास करे हुए स्टूडेंट्स और CA इंटर, CMA इंटर, CS इंटर, उन लोगों ने भी जम के भरा है इस फॉर्म को। तो आपको ऑलरेडी उनसे अहेड रहने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है कॉमर्स में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल लाइक एक इसको सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी ऐसे MCQs करा रहा है जिससे आपकी हेल्प हो रही हो तो उनको भी सब्सक्राइब करके MCQs की प्रैक्टिस करो, खुद के नोट्स बनाओ, हर एक क्वेश्चन को हिट करो, तब जाके एक वो वैकेंसी आप निकाल पाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं यहाँ पे तो वीडियो को यार एक थम्स अप देके जाया करो, जाने से पहले मतलब जब आप क्लोज करो तब जाके एक थम्स अप दे दो। और अगर इस चैनल पे सब्सक्राइब कर रखे हो तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत यूजफुल कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे इन फ्यूचर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड का टोटल करा है रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर व्हेन दे पे देयर अकाउंट्स इज पोस्टेड टू। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर को हमने कैश डिस्काउंट दिया है, ध्यान से सुनना, कैश डिस्काउंट दिया है, इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्रेडिट में कैसे कर सकते हैं, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट मिला तो है नहीं हमें, तो डिस्काउंट रिसीव का तो ऑप्शन से कट जाने चाहिए, मैं आपको बता दूं, तो दोनों ऑप्शन कट जाने चाहिए, क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या डेबिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने डिस्काउंट दिया है उसको, तो
अब बचा है हमारे पास डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, तो यही इसका करेक्ट आंसर है डी, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इज रिकॉर्डेड इन जनरल, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने पढ़ रखा होगा ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट या फिर कुछ भी, तो आपको ये पता होगा कि हर डिस्काउंट को हम शो करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगले क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करा करो आप। अगला लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट या डेबिट ऑफ डेटर्स अकाउंट। मैं चाहता हूं इसका आंसर एक बार आप दो। मैं ये देखना है मुझे कि कितने लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, एक बार कि कितने लोग हैं जो लास्ट तक इस प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रांग बना रहे हैं या फिर लास्ट क्वेश्चन तक आके इस वीडियो में पहुंचे हैं। कोई कितनी भी स्पीड से पहुंचे हो, बट है ना 15th क्वेश्चन यानी आज का हमारा 30th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन तक कितने लोग पहुंचे हैं मैं चाहता हूं। इसका आंसर मैं दे दूंगा, अगर आप आंसर दोगे तो मैं उसके रिप्लाई में इसका आंसर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नहीं डालूंगा इसका आंसर, बिकॉज आपको पता चल जाएगा अगर आप कमेंट नहीं करोगे। एक बार कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। बाकी तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है, वीडियोज यूजफुल लग रहा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।